Hello everyone, this is NK Law Classes and today is our part 3 of interpretation of statute, LLB Sem 5, BLS Sem 9, Mumbai University. And today we are going to cover the topic of operation of statute. So there are total 3 topics. One was the commencement, one was repeal, and today is the last one, which is operation of the statute, which we will focus. This is also very, very important topic from the examination point of view as well. Page number. Wait a second. Yes, guys. So operation of statute is very important from the examination point of view as well. So see what it means operation of statute. मतलब हम लोग ने commencement में देख लिया कि some date is assigned. वो जो particular date है तभी से कोई भी statute जो होता है वो आपका operative हो जाता है. But actually what they are going to cover in this operation of statute is कि prima facie every statute is prospective in operation unless expressly made retrospective. You need to understand the meaning of these two words prospective and retrospective very clearly. प्रोस्पेक्टिव मतलब कोई भी स्टैट्यूट बैक डेटेड नहीं है. जिस दिन से स्टैट्यूट इफेक्टिव हुआ, कंपनीज एक्ट 2013 1 अप्रैल 2014 से आया, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आया, तो उसके पहले वाले कुछ भी ट्रांजेक्शन्स लेंगे उसके ऊपर ये नया एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. जीएसटी की बात करें तो 1 जुलाई ऑनवर्ड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसके ऊपर ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा. 30 जून 2017 तक जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोस्पेक्टिव. ये कार्डिनल प्रिंसिपल है. इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी स्टैट्यूट बैकडेटिंग में नहीं जा सकता है. देयर आर स्टैट्यूट्स व्हिच आर मेंट फॉर द बैकडेटिंग पर्पस एज वेल, बट इन दैट केस एक्सप्रेसली इट हैज टू बी मेंशन इन द स्टैट्यूट कि ये स्टैट्यूट बैकडेटिंग में रहेगा. The statute which does not take away any vested rights acquired would be a prospective. मतलब मानो कि सक्सेशन एक्ट है, सक्सेशन एक्ट के परस्युएंट आपको मानो कि कोई पर्टिकुलर राइट मिल चुके हैं, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आप में इन्वेस्ट हो चुकी है. अभी सक्सेशन एक्ट बदल गया है. जैसे 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में बहुत सारे चेंजेस आए थे ना. फीमेल मेंबर्स, जैसे जो लड़कियां डॉटर्स होती थी फैमिली के, उनको भी इक्वल शेयर मिलने लगा 2005 के अमेंडमेंट के बाद में. बट जो 2005 के पहले बंटवारे हो चुके थे, उसके पहले जिन लोग को प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था उन लोगों की प्रॉपर्टी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. 2005 ऑनवर्ड जितने भी प्रॉपर्टीज खुलेगी जिसके लिए विल नहीं बनाया हुआ है उसके ऊपर ये न्यू एक्ट एप्लीकेबल होगा. सो द स्टैट्यूट व्हिच डज नॉट टेक अवे एनी वेस्टेड राइट अक्वायर्ड, ऑलरेडी किसी में राइट वेस्ट हो चुका है, उस राइट के साथ अभी कोई लेना देना नहीं है, और क्रिएट्स अ न्यू ऑब्लिगेशन. मतलब जो स्टैट्यूट आया वो कुछ नया ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा, पुराने ऑब्लिगेशन को टच नहीं कर रहा है. और लायबिलिटी, ड्यूटी, रिसीवेबिलिटी. अभी आप ऑब्लिगेशन नाम दो, लायबिलिटी, ड्यूटी, रिसीवेबिलिटी ऑल मीन मोर और लेस द सेम थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन. मतलब जो ना ही पास्ट ट्रांजेक्शन के रिलेशन में कुछ नया ड्यूटी ऑब्लिगेशन वगैरह क्रिएट करने वाला है, दैट वुड बी प्रोस्पेक्टिव. पास्ट ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग मतलब मानो कि आपके पास्ट में ऑलरेडी सक्सेशन एक्ट में बंटवारा हो चुका था. Now there is no obligation or liability or duty on you that you have to give from the share which you already have acquired to someone else. ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब पास्ट ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग कोई नई ड्यूटी या लायबिलिटी इम्पोज नहीं हो रही है. दैट स्टैट्यूट वुड बी प्रोस्पेक्टिव. जो ऑलरेडी आपको मिल चुका है उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं, या तो कोई पास्ट ट्रांजेक्शन के रिलेटेड कोई न्यू लायबिलिटी नहीं है, दैट वुड बी प्रोस्पेक्टिव. नाउ द मैम आपका म्यूट पे चला गया है. Law will presume always. Hello. Hello. Am I audible? हाँ, now it is audible. Okay. So the thing is that
जनरल रूल क्या है कि अगर कोई भी एक एक्ट आ गया है तो जो भी पर्सन उस एक्ट को आने के बाद में बॉर्न हुआ है या तो चीज हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द एक्ट, आफ्टर द पासिंग ऑफ द एक्ट, उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। इसके लिए मैक्सिम है एक लैटिन जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बोलता है, अ न्यू लॉ और टू रेगुलेट व्हाट इज टू फॉलो नॉट द पास्ट। नया लॉ अपने पास्ट की चीजों को ऊपर एप्लीकेबल करने के लिए नहीं बनाया, अब भी फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए बनाया है। जीएसटी फ्यूचर में 30 जून 2017 तक जितने भी ट्रेडिंग हो रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर परचेज सेल हो रहा था, उस पर कोई लेना देना नहीं है। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको रेगुलेट जीएसटी बना है। ओके अभी सक्सेशन स्टैट्यूट है प्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन, आपने पर्सनल लॉ में सभी सक्सेशन एक्ट पढ़ लिए हैं, तो उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि फ्यूचर कुछ भी अमेंडमेंट वगैरह होगा तो पास्ट वाले ट्रांजेक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। सक्सेशन एक्ट हमेशा फ्यूचर ट्रांजेक्शन को ही रिलेट करता है, दैट्स व्हाई दे आर प्रोस्पेक्टिव। टैक्सिंग स्टैट्यूट आर आल्सो प्रोस्पेक्टिव अनलेस स्पेसिफिकली मेड रेट्रोस्पेक्टिव। टैक्स वाले आपके जो स्टैट्यूट रहते हैं ना वो प्रोस्पेक्टिव ही होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोस्पेक्टिव ही हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने चाहा, अगर लेजिस्लेचर ने चाहा तो वो बैक डेट वाले भी टैक्सिंग स्टैट्यूट बना सकते हैं, दैट इज अप टू द विश ऑफ गवर्नमेंट। समझा? बट कुछ नहीं लिखा है, प्रिजम्पशन वुड बी दे आर आल्सो प्रोस्पेक्टिव। The very interesting point comes now, penal statute. They can never ever be retrospective. Penal statute मतलब आपका इंडियन पीनल कोड, या तो पॉक्सो एंड ऑल दोस, जिसमें पोटा है, पॉक्सो है, टाडा एक जमाने में हुआ करता था विच इज एक्सपायर्ड नाउ। तो ये जो पीनल स्टैट्यूट है जो ऑफेंस को डिफाइन करते हैं वो कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में साफ शब्दों में लिखा है पीनल स्टैट्यूट कैन नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव। दैट्स व्हाई द रीजन बीइंग व्हाट, मानो कि आज की डेट में मैं कुछ काम कर रही हूँ विच इज नॉट इलीगल, विच इज नॉट अनलॉफुल, विच इज नॉट ऑफेंस। कलकत्ता के गवर्नमेंट ने अपना लॉ चेंज कर दिया और वो लॉ चेंज होने की वजह से अभी ऐसा हुआ है कि मैंने जो आज काम किया है ना दैट इज बिकम ऑफेंस और उसके लिए मुझे पेनल्टी मिल रही है। दिस वुड बी इनजस्टिस टू मी ना। मैंने आज की डेट में वो काम क्यों किया? क्योंकि आज की डेट में इट इज नॉट एन ऑफेंस। मानो कि हिंदू मैरिज एक्ट जो था, मतलब हिंदू पर्सनल लॉ जो था 1955 में कोडिफाई हुआ, उसके पहले कोडिफिकेशन नहीं हुआ था। 1955 के पहले हिंदुओं में बाइगेमी करना वाज नॉट एन ऑफेंस। लाइक मुस्लिम्स, इवन इफ हिंदू वांटेड टू मैरी फॉर द सेकंड टाइम ही कुड हैव मैरिड। तो 55 से पहले किया, दो शादी किसी हिंदू ने कर दिया। 55 के बाद में हिंदू पर्सनल लॉ चेंज हुआ, वो बोलता है हिंदू कोई भी रहेगा एक ही शादी कर सकता है, दूसरी शादी या तो मैरिज डिसॉल्व नहीं हुआ या तो स्पाउस का डेथ नहीं हुआ तो वो नहीं कर सकता है। तो उस केस में जिन लोग का 1955 के पहले शादी हो गया ना वो लोग बाइगेमी के ऑफेंस के अंदर नहीं आएंगे। एंड द सेम गोज विद मुस्लिम्स एज ऑन डेट, टिल डेट दे आर अलाउड टू मैरी 4 टाइम्स। बाइगेमी का प्रोविजन जो आईपीसी में उन लोग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। के कल गवर्नमेंट ने फ्रॉम 1 अक्टूबर लॉ चेंज कर दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, इवन मुस्लिम कैन मैरी ओनली वंस। तो जिन मुस्लिमों की ऑलरेडी एक से ज्यादा शादियां हो चुकी है बिफोर 1 अक्टूबर, दे कैन नॉट बी पीनलाइज। समझा? क्योंकि जब उन्होंने शादी किया तभी ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं था विच मेड देयर मैरिज अनलॉफुल और एन ऑफेंस। क्लियर? नेक्स्ट केस लॉज, Eremma versus Virupana, Govindas versus Income Tax Officer, and Marram versus Union of India. We'll see all these case laws one by one. See, Eremma versus Virupana वाले केस में क्या था? Section 8 of the Hindu Succession Act provides that if a Hindu male dies intestate, will बनाए बगैर मर गया है, his property will devolve as per the provisions of the act. आप लोग ने सबने पढ़ लिया, विल नहीं बनाया तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट बोलेगा उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी का डिस्बर्समेंट होगा। The Supreme Court held that the act is not applicable to those successions which opened before the act came into operation, that is prior to the year 1956, thus it having only prospective operation.
हिंदू सक्सेशन एक्ट कभी आया? 1956 में। उसके पहले जिन लोगों के सक्सेशन खुल चुके थे, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था, उनके प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो नया सक्सेशन एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, वो 1956 मतलब जिस स्टेज से वो ऑपरेशन में आया, उसके बाद वाले ट्रांजेक्शन पे ही इम्पैक्ट करने वाला है. इट मीन्स हिंदू सक्सेशन एक्ट इज वेरी मच अ प्रोस्पेक्टिव एक्ट. Second is Govindas versus Income Tax Officer. The Income Tax Act 1961 came into force on 1st April 1962. Section 131(6) of the Act imposes a joint and several liability on the members of HUF, Hindu Undivided Family, to pay tax assessed on the HUF property if the assessment is already completed and it is found that the family has already effected partition. अभी HUF के ऊपर लायबिलिटी कब था? टैक्स का असेसमेंट हो चुका है एंड ऑलरेडी पार्टीशन भी हो चुका है, उस केस में टैक्स लायबिलिटी बनता था. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the statute 131(6) of the act, मतलब जो सेक्शन था, it will not be applicable to the assessments which were made prior to 1st April 1962. एक्ट कब से हुआ ऑपरेशन में, कब से आया एक्ट? 1st April 1962 से. तो उसके पहले जितने भी HUF का पार्टीशन हो चुका था और उनका जो भी असेसमेंट पुराने एक्ट के अंदर हो चुका था, उसके ऊपर ये नया एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. 1st April 1962 के बाद में ही जितने HUF के पार्टीशन होंगे और जिनका टैक्स असेस होगा, उसके ऊपर ही नया एक्ट एप्लीकेबल होगा. इट मीन्स व्हाट? इनकम टैक्स एक्ट है अभी वाला अपना जो 1961 वाला, that is prospective, it is not retrospective, backdating वाला नहीं है. And the next is Maruram versus Union of India. This is very interesting case. I think so. और एक दो जगह पे ये केस रिपीट होने वाला है. Section 433A of CRPC provides that if a person is convicted and sentenced to life imprisonment, and if the conviction is for an offense for which one of the punishment includes death also, then such person cannot be released from the prison before he has completed at least 14 years. See, आज की डेट में भी ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट का टेन्योर कितना होता है, that is not fixed. Is it for 14 years? Is it for 16 years, 20 years, or it is for the whole lifetime of the person? वो टेन्योर फिक्स नहीं हुआ है. You all would be knowing Manu Sharma, who had murdered Jessica Lal. 2008 का केस था, आई थिंक. सो दिल्ली के बार में दिन दहाड़े, मतलब खुलेआम भर बीच, मतलब सैकड़ों लोगों की प्रेजेंस में मनु शर्मा हैड किल्ड जेसिका लाल, और वो अभी उसका टेन्योर वेन्योर खत्म करके जेल से बाहर भी आ चुका है. तो अपने यहाँ पे मर्डर के केस में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब कितने साल का होता है, इट इज नॉट. बट सेक्शन 433A जो न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है CRPC में, वो क्या बोलता है? मानो कि किसी का कन्विक्शन लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए हुआ था, जिस ऑफेंस के अंदर उस बंदे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला ना, वो ऑफेंस का वन ऑफ द पेनल्टीज इज ऑल्सो डेथ पेनल्टी. जैसे आप लोग ने पढ़ा है मर्डर के केस में, मर्डर के केस में पनिशमेंट क्या होता है? या तो होता है डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या तो आपने डकैती पढ़ा है जिसमें भी है सेम द डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट. तो मानो कि ऐसा कुछ ऑफेंस है जिसमें वन ऑफ द पेनल्टीज इज ऑल्सो द डेथ पेनल्टी. उस केस में किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जो बंदा कन्विक्ट है, उसको 14 साल से पहले आप नहीं छोड़ सकते हो. ओके, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 433A of CRPC is applicable only to those persons who were sentenced after the said section came into operation, and not to those persons who were convicted before the said section came into the operation. अभी आप लोग को सबको पता है, जब सेक्शन का नाम 433A ऐसे कैपिटल में होता है, it means what? This section is afterwards inserted. जब एक्ट बना तभी ओरिजिनल ये सेक्शन उसके अंदर नहीं था. तो इसका मतलब क्या, ये सेक्शन CRPC में बाद में ऐड किया गया. तो ये सेक्शन किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा? सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर जिनका कन्विक्शन ये सेक्शन आने के बाद में हुआ है. हाइपोथेटिकली मिस्टर एक्स है, जिसका कन्विक्शन हो चुका है ये सेक्शन आने के पहले, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, उसका मनु शर्मा के माफिक मानो कि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है और उसको 12 साल के अंदर छोड़ दिया, तो वैसा
हो सकता है कि नहीं हो सकता है, डिपेंड्स उसका कन्विक्शन कब हुआ था, 433A आया उसके पहले हुआ था या उसके बाद में हुआ था। 433A आने के पहले उसका कन्विक्शन आ गया, उसका बिहेवियर जेल में बहुत अच्छा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ 14 ईयर्स के लिए, कंसिडरिंग इज गुड बिहेवियर ऑन दैट 12 साल के अंदर वो छूट भी सकता है। मानो के ऐसा हो रहा है कि दैट पर्सन मिस्टर एक्स जो है उसका कन्विक्शन 433A के आने के बाद हुआ है, उसने किसी का मर्डर कमिट किया है जिसका वन ऑफ द पनिशमेंट इज डेथ पेनल्टी एज वेल। उस केस में क्या होगा कि उसका जो डेथ पेनल्टी है वो 433A बोलता है, उस केस में उसका बिहेवियर कितना भी अच्छा रहने दो, उसका लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 साल के पहले खत्म नहीं होना चाहिए। इट मीन्स वॉट, सेक्शन 433A जो न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है, that is also prospective in nature, it is not retrospective. Why? Because it is dealing with the penal matter. Okay, is that clear? So guys, we are done with the first part, that is operation of the statute, which lays down the cardinal principle that all the statutes are prospective in nature, they are not retrospective. Do visit our website www.nklawclasses.com and also subscribe to our YouTube channel NK Law Classes Mumbai. And now we'll see in the next lecture what are the exception to this rule.